वास्तविक संख्याओं का चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ पुरानी चीज़ों को याद करना पड़ेगा जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। दोस्तों, प्राकृत संख्या वह संख्या संख्या होती है जो 1 से लेके अनंत तक जाती है। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 लेटेस्ट करके इनफाइनाइट तक जाएगी, ये प्राकृत संख्याएँ कहलाएँगी। इसके बाद हम देख एक चीज़ और, ये जो संख्याएँ हैं ये पॉज़िटिव होनी चाहिए, माइनस वाली नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब इसमें ज़ीरो भी शामिल नहीं होगा और माइनस वाली जो संख्याएँ होती हैं वो भी शामिल नहीं होंगी, 1 से लेके इनफ़ाइनाइट तक। इसके बाद में पूर्ण संख्या की बात आती है, तो इसी में हम अगर ज़ीरो जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड डेफ़िनेशन भी है, यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम ज़ीरो जोड़ते हैं, तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इस प्रकार संख्याएँ 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। कुछ जगह पर हम अपनी जो प्राकृत संख्या होती है उसे n से भी डिनोट करते हैं। तो जब भी वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर n का मतलब प्राकृत संख्या है या नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट, इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से मिलकर बनी होती हैं। कहने का मतलब, जो आपने पूर्ण संख्या पढ़ी थी उसमें सिर्फ पॉजिटिव थे और जीरो भी था। जब इसके साथ में माइनस वाली संख्याएं भी साथ जोड़ दी जाएंगी तो वो पूर्णांक बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। इसमें पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक वह संख्याएं हैं जो धनात्मक हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और जो नेगेटिव है यानी कि ऋणात्मक है उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। जीरो है जो है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव। तो अब हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी: 0, 1, -1, -2, यहाँ भी -2, सॉरी, यहाँ पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे 3, 4, 5, 6, इसी तरह यहाँ पर -3, -4, -5, ये हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। P और Q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए। कहने का मतलब Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोई भी संख्या को अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट इनफाइनाइट ही होता है। जैसे कि आप 10 हो गया, उसे ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इनफाइनाइट ही कहलाता है। इसलिए जो भी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे कि 5 है, हम किसी भी संख्या के नीचे 1 मानते हैं, ये परिमेय हो जाएगा। -7 है, 1 कर देंगे। 3, 4, 1 है, 3/-4 1 है। 1/7, 3/4, 8/7, वॉटेवर जो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है वो संख्याएं जिन्हें आप इस तरह से नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे कि आप √2 हो गया, अंडर रूट कोई भी संख्या हो गई XYZ, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। हमारा जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 से निकाली जाती है। 22/22/7 जो है वो परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय कहलाता है। तो स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने पहले चैप्टर पर जो है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। दोस्तों, रियल नंबर हम उन सारी संख्याओं के समूह को बोल सकते हैं जैसे जिनमें परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हों और जिसका वर्ग हमेशा एक पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या आता हो। ये अपने थोड़ी देर पहले हमने जितनी भी ये सारी संख्याएं पढ़ी हुई हैं, जो आपको समझाई हैं, ये सारी सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती है। कहने का मतलब जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आएगी।
यहाँ पर अगर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसी तरह से लिख सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या होगा उसे हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली है, प्राकृतिक संख्या जो होती है नेचुरल नंबर्स उसे हम एन से शो करते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, पूर्णांक संख्या को जेड से, रेशनल नंबर यानी अपरिमेय परिमेय संख्या को क्यू से, और अपरिमेय संख्याओं को भी क्यू से। ये हमारे कोर्स में जगह जगह आपको इस तरह से एन या डब्ल्यू या जेड क्यू लिखा हुआ मिल सकता है, तो उससे आपको समझना होगा कि ये कौन सी संख्याओं को शो कर रहा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों ये एक एल्गोरिथम होती है जो हमें बताती है कि जैसे कि कोई दो धनात्मक धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं ए एंड बी। जस्ट अ मिनट। जैसे कि हम दो मान लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी, और अगर स- संख्या ए को संख्या बी से विभाजित करने पर हमें शेषफल आर प्राप्त होता है, तो इस प्रक्रिया से निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 से या बड़ी या बराबर हो सकती है और बी से छोटी होगी। दोस्तों यूक्लिड एल्गोरिथम जो है वो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में बहुत काम आती है, मोस्टली उसी के लिए शायद डेवलप भी की गई हो। ये एक, अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कहें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक गणितीय विधि है जिसकी मदद से हम किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। इसे विभाज्य एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारा कंटेंट जो है वो मैं एनसीईआरटी की बुक से ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर कहा भी गया है कि जो प्रमेयिका है, जो प्रमेयिका जो होती है कोई भी वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होती है, इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो हमें यही बताती है कि अगर आपके पास दो पूर्णांक हैं, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, मान लीजिए ए और बी, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस आर। मतलब बड़ी जो संख्या होगी उसे हम ए मानेंगे, छोटी संख्या जो होगी उसे बी मानेंगे, और ए को बी से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीपल टाइम्स क्यू आएगा और जो रिमाइंडर रहेगा वो आर रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसे हम कैसे और तरीके से कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इस एल्गोरिथम को साबित करने के लिए एक ये किस प्रकार से कार्य करता है, मान लीजिए दो पूर्णांक है 455 और 42, इनका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 40 प्रमेयिका के हिसाब से 455 को हम 42 से जब डिवाइड करेंगे इसका एचसीएफ निकालने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से होगा। फोर इसे खुद से करके देखते हैं, इससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए इस तरह से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से लिखते हैं। तो हमारा ए रहेगा सबसे बड़ी डिजिट 455, इज इक्वल टू, इसमें हम अपने दूसरा पूर्णांक लिखेंगे जो हमारी छोटी संख्या होती है, जो था 42 मल्टीप्लाइड बाय, ये 10 टाइम्स डिवाइड हुआ है तो हम इसे ये लिखेंगे, क्यू की वैल्यू हमारे यहाँ पर 10 होगी, प्लस रिमाइंडर में हमारे पास 35 बचा है तो हम यहाँ 35 लिखेंगे। इसके बाद
अभी दोस्तों हमें एचसीएफ निकालने के लिए एक काम और करना होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमसे कहता है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक आप ये करते रहिए, और नेक्स्ट टाइम पे आप ये 42 को ए लिखिए और ए मानिए, और ये जो आपका रिमाइंडर बचा है इसे बी मानिए, और सेम कैलकुलेशन फिर से कीजिए। चलिए हम फिर से करते हैं। 42 को हम ए की जगह पे लिखेंगे, इज इक्वल टू से 35 को हम यहाँ लिखेंगे। तो हमें 42 को 35 से डिवाइड करना होगा। चलिए करते हैं। 42 डिवाइडेड बाय 35, तो ये 1 टाइम्स जाएगा। फिर हम यहाँ से यहाँ पे हमें 7 बचेगा, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। 35 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7। अब फिर से हमें 35 को ए की जगह पर रखना होगा, क्योंकि अभी तक हमारा 0 नहीं आया है। यहाँ पे हम 7 को रखेंगे, और हमें 35 को 7 से डिवाइड करना होगा। चलिए करते हैं। 35 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 5 टाइम्स जाएगा यहाँ पर, यानी 5 बार डिवाइड होगा, और फिर हमें रिमाइंडर में 0 मिल जाएगा। तो दोस्तों इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0। जब तो दोस्तों इस तरह हम किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। इसी तरह के एग्जांपल हम अभी आगे और बहुत सारे देखने वाले हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इस पूरी एक्सरसाइज में 1.1 जो है हमें मोस्टली एचसीएफ निकालने को ही बोला जाएगा। तो दोस्तों एक बार और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, हमें 2 अंकों का एचसीएफ ज्ञात करना होता है, तो हम बड़े वाले अंक को ए मानते हैं और छोटे वाले को बी मानते हैं, और इस तरह से हम इसे डिवाइड करते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से जो यूक्लिड एल्गोरिथम हमें बताता है। ए इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर हमारा रिमाइंडर होता है, बी हमारा भाग भाज्य होता है, भाजक होता है, बी हमारा भाजक होता है। और हम इसे ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर में 0 नहीं मिल जाएगा। तो लास्ट में जो हमारे पास में बी बचेगा वही हमारा एलसीएम होगा। यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छी तरह से इसे डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको टाइम मिले तो आप ये एग्जांपल भी करके देखें, इससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा, और जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएंगी और आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेंगी भी। मैथ्स में एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं आपका हाथ उस पर उतना ही बढ़िया होता है, वो चीज़ आपके दिमाग में उतने ही लंबे समय तक रहती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये देखिए यहाँ पर भी उन्होंने सेम इसी तरह किया है जैसा हमने किया था, और जब लास्ट में शून्य आ गया तो इसका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 7 कहलाएगा। यहाँ पर इसी तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कुछ चरणों में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। जैसे कि दो धनात्मक यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए सी एंड डी है, जहाँ सी बड़ी डिजिट है और सी डी छोटी, उनका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें क्यू और आर ज्ञात करते हैं। जैसे सी इज इक्वल टू से डी क्यू प्लस आर होगा, और आर की वैल्यू जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 से डी के बीच में होगी। डी यहाँ पर ये वाली वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और उदाहरण में बड़ी संख्या दी है, 2 बड़ी संख्या है जिनका एचसीएफ निकालने के लिए कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो ये बड़ी संख्याएं हैं, इसके लिए आपको काफ़ी कैलकुलेशन करना होगा। ये देखिए यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या है 12,576 और छोटी संख्या है 4,552। तो प्रमेयिका का यूज़ करेंगे हम, तो बड़ी संख्या हमारी ए की जगह पर आएगी, छोटी संख्या हमारी बी की जगह पर आएगी, और देखिए इसे 3 बार मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर बचेगा 420, और इन सबको मिला के ये आएगा। फिर सेकंड स्टेप में हम 4052 को यहाँ लेंगे ए की जगह पर, और 420 से इसे डिवाइड करेंगे। इस तरह करते करते हमेशा तब तक करेंगे जब तक कि हमें 0 लास्ट में रिमाइंडर ना आए, और यहाँ पर जो संख्या बचेगी
यही हमारा HCF होगा। जैसे यहाँ पर इन सब का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है। दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में आपको शायद याद होगा, हमने पिछली 9th में भी इसे पढ़ा हुआ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे हम अपनी दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। छोटी से छोटी नहीं दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 4 है और छोटी संख्या शायद 2 होगी, लेकिन हमें HCF बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ी वो पूर्णांक संख्या या पॉजिटिव संख्या जिससे इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। इससे बड़ी कोई भी संख्या से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा। दोस्तों अगर समय मिले तो आप इस NCERT की बुक को भी थोड़ा सा रेफ़र करें, ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाएगी। बाकी एक्सरसाइज वगैरह तो हम करने वाले हैं ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देकर समझाया हुआ है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं और वह इनकी ढेरियाँ बनाना चाहता है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? दोस्तों देखिए, ढेरियाँ बनानी है 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ। तो ये दोनों हमारे पास वो संख्याएँ हो गई हैं जिनका हमें HCF निकालना है। दोस्तों HCF इसलिए क्योंकि ये चाहता है कि ढेरी की बर्फियाँ परात में न्यूनतम स्थान घेरे। मतलब इनका ऐसा कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो सबसे बड़ी संख्या की हर उसमें ढेरी बनाएगा, तभी ये न्यूनतम जगह उसमें परात में घेरेगी। तो आप इन दोनों का HCF निकाल लीजिए और वही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर उन्होंने यही किया है। 420 बड़ी संख्या है तो उसको A की जगह पर रखा है और 130 जो है छोटा है उसको B की जगह पर रखा है और 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, रिमाइंडर 30 आया है। फिर 130 को A की जगह पे रख दिया है, रिमाइंडर को B की जगह पे। और इस तरह से करते करते लास्ट में जब 0 आ गया है तो ये जो 10 है यही इनका HCF है। मतलब कि वो 10-10 की ढेरियाँ बनाए तो वो परात में कम से कम सबसे कम जगह लगेगी और दोनों की बराबर बराबर ढेरियाँ बनती जाएंगी 10-10 के हिसाब से, जो परात में कम से कम जगह घेरेगी। दोस्तों इसके बाद हमारे पास प्रश्नावली आती है। हम ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे और आपको समझाएंगे भी। दोस्तों हम अपनी हर क्लास में पहले जिस भी सब्जेक्ट को या जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले उसका हम थ्योरी समझेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ताकि थ्योरी समझने के बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं लिखकर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कमेंट्स का जवाब देने का और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आपके डाउट को क्लियर करने का। अगर फिर भी आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला जो सवाल है वो है 135 एंड 225। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या है 225 और जो हमारी छोटी संख्या है 135 उसे हम B मानेंगे। और हमारी जो यूक्लिड एल्गोरिथम होती है उसके हिसाब से A इज इक्वल टू से B Q प्लस R, जहाँ पर A इज़ ग्रेटर देन B एंड R की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है 0 के। और इसके हिसाब से कैलकुलेशन जो लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगी कि हम पहले 225 इज इक्वल टू से 135 इंटू, अब दोस्तों क्यू क्या है, क्यू जो होगा वो जितनी बार इससे डिवाइड करेंगे वो होगा, प्लस जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आर की जगह पर आएगा। तो चलिए पहले हम इसे डिवाइड करते हैं। 225 डिवाइडेड बाय 135, ये दोस्तों एक ही बार डिवाइड होगा, यहाँ पर आएगा 135। इसे हम माइनस करते हैं तो 0 और यहाँ पर अपने पास आएगा 9। तो दोस्तों हमारे पास आया 90। अब इसे हम यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे हमारे पास मेरे रिमाइंडर जो रहेगा वो रहेगा 90। तो देखिए दोस्तों आर की वैल्यू जो आई है वो भी अभी 0 से बड़ी है, 0 नहीं है, और जो हमारा बी है उससे छोटी है। ये कंडीशन अभी बिल्कुल सही आ रही है इसके हिसाब से। अब हमें इसे 135 को हम बनाएंगे ए
और 90 को हम इसे करेंगे डिवाइड। फिर हम देखेंगे कि हमारा क्यू क्या आता है और प्लस में जो आर है वो क्या आता है। चलिए डिवाइड करते हैं। 135 डिवाइडेड बाय 90, ये भी 1 टाइम्स ही जाएगा। यहाँ पर आएगा 90, यहाँ पर रहेगा 5, यहाँ पर रहेगा 4। तो दोस्तों हमारी अगली जो संख्या बनेगी वो होगी यहाँ पर 45, सॉरी 1। और हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वो रहेगा 45। ठीक है। अब हमारे पास जो 90 आया है इसे ए बनाया जाएगा। 90 इज इक्वल टू से 45 जो है वो डिवाइड करेगा 90 को। अब हम देखते हैं कि हमारा क्यू क्या आता है। चलिए इसे डिवाइड करते हैं। जो 45 है 90 डिवाइडेड बाय 45, सॉरी 45। तो दोस्तों ये 2 टाइम्स जाएगा। 45 के टेबल्स में ये पहाड़े में ये 2 बार आता है। तो ये जाएगा 90 2 टाइम्स और रिमाइंडर में हमारा रहेगा 0। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर क्यू की जगह पर आएगा 2 प्लस रिमाइंडर आएगा 0। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तभी हमारे पास ये जो संख्या आएगी यही हमारा HCF होगा। यानी कि ये वो वैल्यू होगी सबसे बड़ी जो 225 और 135 दोनों को डिवाइड करेगी। और ये 45 भी सबसे बड़ा नंबर है। इससे बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो हमारा आंसर होगा लास्ट में HCF इज इक्वल टू से 45। दोस्तों अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा हर कमेंट का जवाब देने की। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें जो बड़ी संख्या है 38,220 इसे हम ए मानेंगे और 196 जो है उसे हम बी मानेंगे। तो हमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। 38,220 डिवाइडेड बाय 196। ये दोस्तों कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा है। 38,220 इसे हमें डिवाइड करना होगा 196 से। तो दोस्तों 196 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो ये से बड़ा आएगा। तो ये 1 टाइम्स ही होगा। देन इसमें से इसे डिवाइड करेंगे तो 18। दोस्तों 186 बचेगा जब हम 382 से 196 को माइनस करेंगे। यहाँ से इस 2 को हम यहाँ लाएंगे। दोस्तों एटलीस्ट आपको डिवाइड करना तो अच्छी तरह से आना ही चाहिए अगर आप 10th क्लास में आ गए हैं और 10th की एक्सरसाइज कर रहे हैं। देन हम अगर इसका टेबल्स 10 टाइम्स करेंगे तो 1960 आएगा जो इससे बड़ा होगा। तो हम इसे 9 टाइम्स करेंगे और जब हम इसे 9 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1764। इसमें से इसे माइनस करेंगे 9, सॉरी 8, 9। इस ज़ीरो को हम यहाँ लेकर आएंगे। देन इसका टेबल जब 5 बार किया जाएगा तो ये आ जाएगा 9
0, लास्ट में बचेगा रिमाइंडर 0। तो दोस्तों इस तरह हमारे पास में जो यूक्लिड प्रमेय आएगी उसके हिसाब से हम इसे जमाएंगे यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से, तो वो कुछ इस तरह से होगा। ए इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पर हम बड़ी संख्या लिखते थे 38220, इज इक्वल टू बी की जगह पर हम हमारी छोटी संख्या लिखते हैं 196, और क्यू की जगह पर हम लिखेंगे ये 195 जो हमारा भागफल है 195, प्लस आर की जगह पर आएगा हमारा रिमाइंडर 0। दोस्तों जब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है तो इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों इतना करने के बाद हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जिस चीज़ से हमने भाग दिया था लास्ट टाइम पे वही संख्या हमारा HCF होती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा 196। यही इन दोनों संख्याओं का HCF होगा, ये जो हमारे ऊपर हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ी संख्या है 867 और छोटी संख्या है 255। तो ए हमारा होगा 867 और बी होगा 255। हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस आर। तो ए इज इक्वल टू से 867 इज इक्वल टू से बी 255। अब दोस्तों हमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना होगा, ए को डिवाइड करना होगा बी से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 867 डिवाइड 255। दोस्तों मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी कॉपी नहीं है, ये मैं पेन टेप से लेक्चर बना रहा हूँ। तो आप अपनी कॉपी में इसे इसके नीचे ही लिखने, जहाँ तक हो सके नीचे ही लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 255 को हम 3 टाइम्स अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 765। इससे इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 201। दोस्तों हमें 102 मिलता है, हम यहाँ उसे लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय ये 3 यहाँ पर आएगा क्यू की जगह पे, प्लस आर की जगह पे हमारा आएगा रिमाइंडर 102। ये ठीक है। अब हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया है। जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रोसेस को दोहराते रहेंगे और हमें 255 को डिवाइड करना होगा 102 से। चलिए करते हैं, मैं यहीं पर इसे कर देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होएगा। 255 ये दोस्तों 2 बार जाएगा तो हमें मिलेगा 204। हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 150। तो दोस्तों इसे हम आगे लिखेंगे 255 इज इक्वल टू से 102 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 51। देखिए अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हमें फिर से इस प्रोसेस को दोहराना होगा। हमें यहाँ पर 102 इज इक्वल टू से 102 को डिवाइड करना होगा 51 से। चलिए करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ खाली जगह में 102 डिवाइडेड बाय 51। दोस्तों ये सीधे सीधे 2 बार जाएगा तो 102 आ जाएगा और हमारा रिमाइंडर आएगा 0। चलिए इसे लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0। तो दोस्तों अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, यानी लास्ट में जब 0 आ जाता है तो जिस संख्या से हमने डिवाइड किया था लास्ट टाइम पे वो संख्या हमारी जो बी होता है लास्ट वाला वही हमारा HCF होता है।
तो हम आंसर में लिख सकते हैं, हमारा आंसर रहेगा 51, विच इज़ द HCF ऑफ 867 एंड 255। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप यहाँ पे एंड मत लिखिएगा, आप यहाँ पर और लिखिएगा, या आप कॉमा देकर भी काम चला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने हर उस ज़रूरतमंद दोस्त को शेयर कर दीजिए जो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है और मैथ्स को सीखना चाहता है। हमारे इस चैनल पर आपको 11 12 और इसके अलावा और भी इंजीनियरिंग के काफ़ी सब्जेक्ट्स भी सीखने को मिलने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के लेक्चर बनाकर अपलोड किए जाएँ और फ्री में आप लोग आराम से सीख सकें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 का के रूप होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। दोस्तों सबसे पहले हम यूक्लिड एल्गोरिथम को लिख लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। a इज इक्वल टू से bq+r, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है और b से छोटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमसे कहा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कोई भी संख्या जो धनात्मक है और विषम पूर्णांक है, तो हम मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यूक्लिड परिमेय के हिसाब से a इज इक्वल टू से bq+r होता है। तो हमें साबित करना है कि जो a रहेगा वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के लिए विषम रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ को गौर कीजिए कि जो हमारे पास यूक्लिड प्रमेय होती है उसके हिसाब से यहाँ पर 6q+1 जो है वो bq+r के रूप में है। r की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। तो और यहाँ पर जो b है वो 6 है, सारे कॉलम में सारी जगह पर जो 6 है वो हमारा b है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि हमारा जो r है b इज इक्वल टू से हम मान लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 6, और r इज इक्वल टू से जो भी रहेगा वो छोटा रहेगा b से। तो r की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है r इज इक्वल टू से 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 नहीं हो सकती क्योंकि r जो है वो b से छोटा होना चाहिए। यहीं पर ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6q+1, ये हमारे यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से ही दिया हुआ है। b इज इक्वल टू से हमारा 6 है और r जो है उसकी जितनी भी वैल्यू रहेंगी वो इससे छोटी रहेंगी। अब हम यूक्लिड प्रमेय में ही ये r की वैल्यू 1 बाय 1 रखते जाएंगे और सम और विषम नंबर जो है उन्हें आइडेंटिफाई करते जाएंगे। यानी कि a इज इक्वल टू से हम लेते हैं 6q+r की हम पहली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0। तो अब आप खुद ही सोच के देखिए दोस्तों कि 6 के साथ में किसी भी संख्या का अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 या जो भी, तो हमें वैल्यू जो है वो सम ही मिलेगी। अब दोस्तों r इज इक्वल टू से जब हम 0 रखेंगे तो आपने 6 के पहाड़े में देखा होगा कोई भी संख्या जो है वो सम ही आती है, विषम नहीं आती है। आप 6 में 1 का कीजिए, 6 का टेबल में अगर आप पूरा टेबल पढ़ के देखिए और उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सम वैल्यू ही आएगी, विषम नहीं आती, क्योंकि 6 के टेबल में कोई भी संख्या विषम नहीं होती है। आप 6 का टेबल लिख कर देख लीजिए, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन, सारी संख्याएं जो हैं वो सम होती हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि
ये जो 6q रहेगा, ये अगर इसमें कोई ये अकेला जो रहेगा तो ये सम ही रहेगा। फिर हम इसमें कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसके हिसाब से जो भी संख्या बनेगी एक ही, वो सम या विषम होगी। 6q में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो जो संख्या होगी वो सम ही होगी। इसके बाद a इज इक्वल टू से हम r की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 6q प्लस 1। तो देखिए एक सम संख्या में आप एक विषम संख्या जोड़ देंगे, कुछ भी कोई भी संख्या आप लेकर देखिए तो यहाँ पर वो विषम हो जाएगी। दोस्तों मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा। इसके बाद हम r की जगह पे 2 रखेंगे, 6q प्लस 2 इज इक्वल टू से देखिए सम संख्या में फिर से कोई सम संख्या जोड़ेंगे तो वो सम ही होगी, विषम नहीं होगी। इसके बाद a इज इक्वल टू से हम r को 3 लेते हैं, 6q प्लस 3। तो जो भी संख्या आएगी देखिए 3 एक विषम अंक है और एक सम संख्या में एक विषम अंक जब हम 3 जोड़ेंगे तो जो भी संख्या आएगी वो भी विषम ही आएगी। इसके बाद a इज इक्वल टू से हम लेते हैं 4, r की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, 6q प्लस 4 इज इक्वल टू से देखिए सम संख्या में एक सम संख्या जोड़ने पर हमें सम ही मिलता है, विषम नहीं मिलता है। इसके बाद a इज इक्वल टू से हम r यहाँ पे r की जगह पे 5 रखेंगे, 6q प्लस 5। तो हमें एक विषम संख्या ही मिलेगी क्योंकि हमने सम संख्या में फिर से एक विषम संख्या को जोड़ा है। तो देखिए हमें क्या क्या के लिए सम मिला है, कौन कौन सी वैल्यू के लिए हमें सम मिला है और कौन कौन सी वैल्यू के लिए हमें विषम मिला है। हमें पहले 0 के लिए सम मिला है, 1 के लिए हमें विषम मिला है। देखिए हमें क्वेश्चन में भी यही था कि 6q प्लस 1 के लिए आपको धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए था, वो है। इसके बाद में 6q प्लस यहाँ 3 के लिए हमें फिर से एक विषम मिला है, ये देखिए। इसके बाद में 6q प्लस 5 के लिए हमें फिर से एक विषम संख्या मिली है, ये देखिए। तो यही चीज़ हमें साबित करनी थी। तो देखिए यही चीज़ हमें साबित करनी थी जो हमने साबित कर दी है। आप लास्ट में आंसर बनाकर लिख दीजिएगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 के लिए, 6q प्लस 3 के लिए और 6q प्लस 5 के लिए विषम पूर्णांक होता है, हैंड्स प्रूव्ड। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन हमें इस तरह से आ सकता है कि साबित कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 0 के लिए, 2 के लिए और 4 के लिए सम संख्या का रूप होता है, तो आप इसी तरह यहाँ पर ये भी साबित कर सकते हैं कि r बराबर 0 के लिए ये सम है, 2 के लिए ये सम है और 4 के लिए ये सम है। तो दोस्तों हमारा ये कथन जो हमें सवाल में दिया गया था ये साबित हो चुका है। हमारे अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि किसी परेड में 1616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहने का मतलब ये है कि जो 32 मार्च वाली टुकड़ी रहेगी वो आगे रहेगी और 1616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी जो रहे इसके पीछे रहेगी, इस तरह से। ठीक है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ध्यान दीजिएगा, समान संख्या वाले में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है यही हमें फाइंड करना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि एक टुकड़ी छोटी है, 32 लोग हैं जिसमें, और दूसरी में 616 हैं। तो 32 वाली जो टुकड़ी है वो आगे रहेगी और 616 वाली पीछे रहेगी। और आपको इस तरह से इन लोगों को सीरीज में जमाना है कि बराबर बराबर रहें पूरी इसमें, इस तरह से सब एक साथ बराबर बराबर रहें। ये नहीं होना चाहिए कि इस लाइन में इधर ज़्यादा हो गए, इधर कम हो गए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये जो इनका टोटल संयोजन जो होगा वो उसमें सारे सदस्यों की संख्या इन लाइनों में बराबर बराबर रहनी चाहिए, 32 की भी और 616 की भी। तो दोस्तों ये सिंपल सा सवाल है HCF का,
इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों का जो HCF होगा, जो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उतने ही संख्या में हर लाइन में इनके सदस्य को जमाया जाएगा, 32 भी और 616 भी, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होगी इन दोनों में, जो इन दोनों को बराबर डिवाइड कर सके, उतनी ही हमारे पास इस तरह से रो बन जाएंगी। चलिए हम निकालते हैं इनका हाईएस्ट फैक्टर। उसके लिए हम यूक्लिड परिमेय का यूज़ करते हैं, जिसके हिसाब से A इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है और बी से छोटी होगी। दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो 616 है, तो A हमारा 616 होगा, इज इक्वल टू से बी हमारा 32 होगा। अब क्यू हमें निकालना है और आर भी। तो दोस्तों यूक्लिड परिमेय के हिसाब से आर को हम इसे तब तक करेंगे जब तक आर हमारा 0 ना हो जाए, तभी हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए हम 616 को डिवाइड करते हैं 32 से। 616 डिवाइडेड बाय 32। तो दोस्तों पहले हम इन दो के हिसाब से करेंगे तो ये 32 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तब 32 आएगा, 2 बार करेंगे तो 61 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको एक ही बार करते हैं, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, साथ में ये 6 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे। दोस्तों इसके बाद हम 32 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, तब हमें, अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो 320 हो जाएगा, जो 296 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसे 9 बार पढ़ेंगे। और 32 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ने पर हमारे पास में आएगा 288। चलिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, और 8 में से 8 ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो दोस्तों अभी हमारे पास में रिमाइंडर आया है 8, और ये हमने यहाँ पे 19 टाइम्स किया है। तो इसको हम यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से लिखेंगे, 32 मल्टीप्लाइड बाय 19 प्लस 8। इसके बाद हमें फिर से ये जो हमारा 32 आया है, इसे डिवाइड करेंगे 8 से। चलिए करते हैं, 32 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 4 बार जाएगा और यहाँ पर आएगा 32, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में हमारा 0 आ गया है। इसे हम किस तरह से लिखेंगे, 32 इज इक्वल टू से 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0। दोस्तों जब 0 आ जाता है तो ये जो हमारा यहाँ पर b आता है, यही हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो हमारा आंसर होगा 8। हम 8-8 के स्तंभों में अपनी जो 32 की टुकड़ी है और जो 1616 की टुकड़ी है उसे जमा सकते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या पूर्णांक या कोई भी आप कह सकते हैं, का वर्ग, किसी, मतलब इसका वर्ग, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 प्लस का रूप होता है। दोस्तों हमें यूक्लिड विभाजन का यूज़ करके ये साबित करना है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड प्रमेयिका क्या होती है। a इज इक्वल टू से b q प्लस आर, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे अपने इन इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ पर हमें b इज इक्वल टू से 3 मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें b इज इक्वल टू से 3 मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं b इज इक्वल टू से 3, और r की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो दोस्तों एक चीज़ हम और देख सकते हैं, जब हमारा b इज इक्वल टू से 3 है तो जो r की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है 0 से, और लेस देन होती है b से। तो हमारे पास r के जो टोटल मान होंगे
वो होंगे r इज इक्वल टू से 0, 1 और 2। इसी के हिसाब से हम अपनी ये इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी। a इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस 0। दूसरी इक्वेशन होगी a इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस 1। और तीसरी इक्वेशन होगी a इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस 2। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, हमारे पास में ये तीनों इक्वेशन बनी हुई हैं और इसी के हिसाब से हमें आगे काम करना है। अब दोस्तों हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, मान लीजिए a हमारा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसका वर्ग करना है हमें। तो हम पहली वाली इक्वेशन में वर्ग करेंगे a इज इक्वल टू से, तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी क्यू प्लस 0 इसका स्क्वायर। देन आगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू से बी स्क्वायर एंड क्यू का स्क्वायर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि b बराबर, हमने कंपेयर करके देखा है कि b बराबर हमें मिला है 3। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू से 3 का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। इसके बाद आप देख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू से 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 का स्क्वायर, 9 और a का स्क्वायर, q का स्क्वायर सॉरी। यहाँ हम दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ स्मार्टली सोचना होगा। इसे गुणनखंड के रूप में या कॉमन, यहाँ से हम 3 को कॉमन लेते हैं, मतलब इसे गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू से 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो और फिर हम इस 3 क्यू स्क्वायर को m मान लेते हैं। ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू से हम यहाँ पे m मान लेते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू से 3m। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई, जो हमें यहाँ पे कहा गया था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m रहेगा। आगे हम 3m1 प्लस देखेंगे। और यहाँ पर हमने एक इक्वेशन अपने हिसाब से और बढ़ाई है r बराबर 2 लेकर, तो इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं, जो है a इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस 1। इसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू हमने रखी थी 3 क्यू प्लस 1। अब हम इसका वर्ग करते हैं, जो क्वेश्चन में कहा गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हमने a को माना है, तो a का वर्ग करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू से 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर। फिर देखते हैं आगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू से, दोस्तों इसका आप 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, a प्लस बी का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू से होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, a बराबर इस फॉर्मूले के हिसाब से ये होगा, b इज इक्वल टू से ये होगा। तो हम इसको इसी तरह से लिखते हैं, a का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर
प्लस 2ab यानी कि 2 सिंपल रहेगा, ए की जगह पे 3a रहेगा और बी की जगह पे 1 रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू से यहाँ पे 9 हो जाएगा और ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी ए नहीं क्यू, दोस्तों कंफ्यूज नहीं होएगा, ये क्यू है, क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6a प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये 1 ही रहेगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी होगी अगले स्टेप में, कि हम यहाँ से 3q को या फिर 3 को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से, यहाँ से और यहाँ से। तो देखते हैं क्या होगा। 3 हमने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड क्यू प्लस 1। यहाँ पे हम ये जो 3q प्लस 2q है इसे हम m मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आएगी, a का स्क्वायर इज इक्वल टू से 3m प्लस 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछली बार में हमने इसे m माना था 3q को, इस बार हमने 3m से जो भी डिवाइडेड में आ रहा है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, उसे हमने q मान लिया है। अब चलते हैं अपनी तीसरी इक्वेशन में। दोस्तों हमारी तीसरी इक्वेशन थी इक्वेशन 3 इज इक्वल टू से a इज इक्वल टू से b q प्लस 2। चलिए हम इसका वर्क करते हैं। a इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस 2 का स्क्वायर। दोस्तों एक चीज़ और हम कर लेते हैं, हम यहाँ पे b की जगह पे 3 भी रख लेते हैं, इज इक्वल टू से 3q प्लस 2। ओके, तो हम यहाँ पे सीधे 3 कर देते हैं, 3q। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर इज इक्वल टू से, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा जो यहाँ पहले पिछले बार भी हुआ था, यही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पर 2 है तो हम इसे 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर देखते हैं आगे 3q का स्क्वायर यानी कि 9 का q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 2 12 यानी 12 हो जाएगा, 12q प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसे भी 3m प्लस 1 में बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो 4 है इसे हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, और इतनी चीज़ों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं।
मैं स्लाइड को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को कॉमन लेंगे यहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 4 क्यू प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस बाहर आपको एक 1 और बचेगा। तो यहाँ पर आप इस पूरी इक्वेशन को m से डिनोट कर सकते हैं। इसे आप m मान लीजिए। तो आपके पास लास्ट में फिर से इक्वेशन आएगी a² इज इक्वल टू से 3m+1। देखिए यही आपको साबित करनी थी जो हम कर चुके हैं। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m1+1 का रूप होता है। ये इक्वेशन आपने पहली वाली इक्वेशन में भी देख लिया था, यही आपने दूसरी वाली में भी देख लिया था और यही आपने अभी तीसरी वाली में भी देख लिया है। इसके बाद आप चाहें तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड ऑल्सो। तो स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो हम इसे कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी हम मानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है a। मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करेंगे जो होती है a इज इक्वल टू से b क्यू प्लस r, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है और b से छोटी होती है। दोस्तों यहाँ पर हमें b की जगह पे साफ साफ दिख रहा है कि 9 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 9 को लेते हैं b की जगह पे तो हमें r की वैल्यू 0 से लेके 8 तक आएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपने b इज इक्वल टू से 9 लिया तो r की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आपको यहाँ पे बहुत लंबी लंबी इक्वेशन होंगी, मतलब टोटल 8 इक्वेशन बन जाएंगी आपकी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 9 की जगह पे हम इसे लिखते हैं 3/3 और यहाँ पे हम उसके एक गुणनफल को या गुणनखंड को हम इसकी जगह पे ले सकते हैं जिसके पहाड़े में 9 आता हो। मतलब 9 को हमने डिवाइड किया अगर 3 से, या 3 के 9 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 9 आता है आगे जाके, तो हम उसको भी ले सकते हैं। कोई भी संख्या जो बड़ी हो और उसके वो किसी छोटी संख्या के टेबल में या पहाड़े में आती हो तो आप उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम b इज इक्वल टू से लेंगे 3, इसलिए हमारे पास r की वैल्यू जो रहेंगी वो रहेंगी 0 1 एंड 2।